बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। रमजान मुबारक के दिन एक एक करके गुजरते हुए और इस माह मुबारक की बरकतें और रहमतें समेटने के लिए हम सब कोशां। हमने ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है जहाँ पर हम तस्करा करते हैं कुछ ऐसे किस्सों का जिन्हें कि अल्लाह ताला ने इबरत बनाकर और इबरत के तौर पर हमें बताया है ताकि हम उससे नसीहत हासिल करें, जो कि कुरान करीम का बुनियादी मकसद है कि हम उन तमाम वाक़यात से जो कि हमसे पहली अक़वाम पे गुजर चुके हैं, सुनकर पढ़कर उसके बारे में जानकर हम अपने आप की तस्हीर दुरुस्तगी कर सकें और उन गलतियों से खुद को बचा सकें। अक्सर हमने जिंदगी में देखा है ना कि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के दरमियान हम बहस करते रहते हैं कि कौन सा मामला जो है वो ज्यादा अहम है। कुछ एक तबका और एक ग्रोह जो है वो ये समझता है कि हकूकुल्लाह की अदायगी जो है वो सबसे ज्यादा अहम है। हकूकुल इबाद में अगर कुछ रह भी जाए मामला तो उसकी खैर है, उसमें कोई इतनी कोई परेशानी या घबराने की बात नहीं है। इसके बरक्स एक दूसरा ग्रोह ऐसा है जो ये समझता है कि हकूकुल इबाद जो है वही अहम है। हकूकुल्लाह जो है उसमें अल्लाह ताला जो है वो अपनी मेहरबानी से और अपने रहम से इंसान को बख्शने पे कादिर है। दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा बढ़ाकर चीजों को देखते हैं और उस तरह से जो हकीकत है उसमें नहीं देखते। कुरान हकीम की नजर से अगर हम देखें तो जितने हकूकुल अहम है उतने ही हकूकुल इबाद अहम है, इसलिए कि दोनों दरअसल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही हमें पता चलता है आज के वाक़े से भी, जो कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या है और उनकी जो कौम जो कि मदियन में आबाद थी। मदियन जो है ये एक ऐसा इलाका है जो कि हिजाज से मुत्तसिल है और बहिरा कौम लूत के करीब है। इतराफ शाम में तकरीबन ये इलाका जो है ये वाक़ होता है और कौम लूत के बहुत अरसा नहीं हुआ उसे गुजरे हुए। तो ये एक ऐसी कौम है जो कि नाप तोल में कमी करती है, रास्ते से गुजरने वाले लोग जो हैं उनको रोकती है और न सिर्फ रोकती है बल्कि इमाम सुद्दी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक कि जो लोग गुजरते थे उनके माल का 10वां हिस्सा ये उनसे वसूल किया करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास की जो तशरीह है वो भी इसी तरह से है, यानी जैसे आजकल हम टैक्स के हवाले से जानते हैं ना, खासतौर पर चुंगी टैक्स कह लें आप, इस तरह के जो टैक्सेस हैं। सो इन लोगों ने सबसे पहले ये सिलसिला राइज किया था कि जो भी लोग रास्ते से गुजर रहे हैं उनका रास्ता रोका जाए और कुछ दे दिलाकर फिर उनकी जान छोड़ी जाए। सो ये एक मामला और उसके साथ साथ नाप तोल में कमी का एक सिलसिला, ये एक रविश थी जो कि इन्होंने अपना रखी हुई थी। सो अल्लाह ताला ने मबूस किया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने इन्हें रोका और ना सिर्फ रोका बल्कि उन्हें खतीबुल अंबिया भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी फसाहत और बलागत के साथ वो अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो पहुंचाया करते हैं। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरह और अंबिया की तरह उन्होंने खुले अल्फाज में बताया कि मैं तो अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने आया हूँ और ये कि आप बाज आए इन बुराइयों से जो कि आप कर रहे हैं और एक अल्लाह की इबादत करें और परस्तिश करें और डरें इस बात से कि अल्लाह ताला ने आपको जो माल अता किया है उसे आप हलाल तरीके से हासिल करें, उस पर हलाल मुनाफा लें, लोगों को बेजा ना सताएं और अपने रब का परवरदिगार का जो डर और खौफ है उसके साथ अपने आप को दुरुस्त रखें जिंदगी के मामलात में। तो हमेशा की तरह जो हर कौम का, हर सरकश और नाफरमान कौम का रवैया रहा, इन्होंने भी उनकी तकजीब की और कहा कि आप तो हमें कमजोर भी हैं, हम तो आपको सिर्फ भाईबंदी में छोड़ रहे हैं वरना असल में छोड़ना नहीं चाहिए। आप ही कह रहे हैं कि आपकी नमाज जो है वो ये कहती है कि हम अपने बाप दादा का जो मजहब है वो छोड़ दें और आपके कहने पे और आपकी बातों पे चलने लग पड़े। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम आपको संसार कर देंगे या फिर इस बस्ती से निकाल देंगे। और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि अगर आप इतने ही सच्चे हैं और आपका परवरदिगार जो है वो भी हक है, सच है, तो आप हम पे आसमान का कोई टुकड़ा क्यों नहीं गिरा देते। ये बहुत सारी और कौमों की तरह उनकी रविश और उनका तरीका चलन जो है वो भी यही था, समझाने पर बताने पर नहीं बाज आए। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर जो दुआ की वो यही थी कि मेरी और मेरी जो जालिम कौम है इनके दरमियान आप फैसला फरमा दीजिए। सो अल्लाह ताला का फैसला जब नाजिल होता है तो मुख्तलिफ सूरह मुबारका में मुख्तलिफ अजाब की सूरतें जो है हमें पता चलती हैं। एक तो पता चलता है कि सख्त चंगार थी और दूसरा पता चलता है कि कोई साइबान वाला दिल, आसमान का कोई टुकड़ा था जिससे, बादलों का कोई टुकड़ा था जिससे कि आग बरसती थी, जिससे शोले निकलते थे और फिर जलजला था, बहुत सख्त और तेज जलजला। मुख्तलिफ आया मुबारका में इन तमाम जो है उनका जिक्र हुआ है अजाब का। एका कोई एक दरख्त था जो कि बहुत बड़ा सा दरख्त था और दरख्तों का एक झुंड था, ये उसकी परस्तिश किया करते थे और उसकी इबादत करते थे। सो जो एक तफसीर से हमें पता चलता है वो ये कि इन पे 7 दिन के लिए से हवा रुक गई थी
कि गर्मी इस कदर शदीद हो गई थी कि ना हवा से कम होती थी ना पानी से कम होती थी। तो ये लोग एक खुले मैदान में जमा हुए और अभी उस मैदान में पहुंचे तो फिर बादलों का एक टुकड़ा आया। ये समझे कि बादल जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से जाहिर है शायद कोई रहमत का जरिया है या बायस है, लेकिन बादल जो है वो अजाब अपने अंदर लिए हुए थे। जैसे ही बादलों के नीचे इकट्ठे हुए तो उसमें से आग की लपट और शोले निकले, नीचे से जलजला बहुत सख्त आ गया और सख्त चिंगार थी, जिसके साथ कुरान हकीम के अल्फाज के मुताबिक ये ऊंधे रह गए। अब ये ऐसी बुराई है, एक तो बुत शिकनी, एक तो बुत परस्ती, एक तो अल्लाह ताला को ना मानने की रविश और फिर उसके अहकामात को ना मानने की रविश और फिर उसके साथ साथ समाजी और माशरती बुराइयां, जहाँ पे नापतोल में कमी की जाती है, जहाँ पर हकूक का ख्याल नहीं किया जाता, जहाँ पे माशरती बिगाड़ पैदा किया जाता है, तो उस पर अल्लाह ताला ने कितनी सख्ती के साथ जो है वो वईद उन्हें पहुंचाई अपने अजाब की, और ना सिर्फ पहुंचाई बल्कि अजाब भी उन पर नाजिल हुआ। सो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिनको देखकर हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारे मामलात को दुरुस्त करने का मौका मिलता है। इससे कि कोई भी पकड़ या कोई भी सख्त वक्त जो है आने से पहले अगर हम अपने अंदर उन तमाम बातों की तस्हीह कर लें, जो कि हम सब के अंदर कहीं थोड़ा बहुत भूल चूक, खता, कोई कोताही, कोई लफ्जिश, कोई गुनाह मौजूद होता है, तो फिर इस माह मुबारक की बरकतें जो हैं वो हमने सही मानों में समेटनी और हासिल कर ली। इसी दुआ और इसी ख्वाहिश के साथ आज के प्रोग्राम की तफसील आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मिलेंगे डॉक्टर कमल कैसर से, जो कि आज जो हमने जिक्र किया है उसके बारे में कुछ ज्यादा तफसील से हमसे बात करेंगी। उसके बाद हम चलेंगे अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ, बातें कुछ खूबसूरती के हवाले से डॉक्टर नशीबा कुछ खूबसूरत गिफ्ट्स के साथ जो कि हम आपको भेजेंगे। आज की जो टॉपिक है उस पर बात करेंगी। किचन में हमारे जो शेफ हैं वो चस्का मुर्ग करी आपको बनाना बताएंगे, और उसके अलावा आज हम आपको कव्वाली जो है वो सुनाने जा रहे हैं। इमरान अजीज मियाँ कबाल जो हैं वो हमारे साथ होंगे और उनसे आप अच्छा सा कलाम जो है वो सुन सकेंगे। ये सब कुछ आज शो में हमेशा की तरह एक ब्रेक के बाद। खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने जिक्र किया है कौम शुएब का, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, जो कि ये सब हम देख रहे हैं अजाब की जो मुसलसल वाकयात जो हमें सुनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। वो एक सवाल जो ज़हन में पैदा होता है, वहां से बात शुरू करना चाहूंगी कि अल्लाह ताला तो रहीम व करीम है, गफूर रहीम है। हमारे लोगों का भी कॉन्सेप्ट है जो भी गुनाह हो माफ कर देगा, बख्श देगा, बख्शने पे कादिर है, और इसी पे आस लगाए रखते हैं हम। तो अजाब भी का जिक्र और उनके अजाब की याद दहानी, फिर एक कौम का जिक्र, उनके अजाब की याद दहानी। ठीक, तो ये बहुत इसका मतलब फिर क्या, हमें क्या, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला गफूर रहीम उनके लिए है जो अपना रवैया दुरुस्त कर लें कि आपसे गलती हुई है, आप बहुत पशेमान हैं, आपको शर्मिंदगी है, तो आपने अपना रवैया दुरुस्त किया, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जितने ईवल्स है ना, जो जितनी बुराइयों का अभी तक हम जिक्र कर चुके हैं और ये अकवाम जो करती रही, आप देखें कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ पर्सनल लाइफ तक नहीं है कि मेरी जाती जिंदगी तक महदूद है ये काम मामला, और ठीक है जी मैंने जो मर्जी किया, बाहर तो कोई मसला नहीं है। आप देखें इनमें से जितनी बुराइयां हैं ये पूरी सोसाइटी को जाके इफेक्ट कर रही है। ठीक है कि नहीं? आप जितने भी अभी तक हमने देखे, और आज जो हम बात करें नाप तोल में कभी, ये कोई छोटी बात है जिसको आप देखें कि आजकल फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और अगर कोई ये काम नहीं करता उसको बेवकूफ जाना जाता है। बिल्कुल। और लेन देन के मामला जो है कि इसका मतलब ये कि जब आपने किसी को देना हो, भले वो नापतोल के साथ देनी कोई चीज है या फिर जैसे फर्ज किया, अक्सर ऐसे भी होता है ना, कर्ज आपने लिया है, आज आपने लिए हैं 10 रुपए, वो कल 10 रुपए ऊपर नीचे हैं, तो वो लेते देते वक्त जो मामलात ऊपर नीचे होते हैं वो भी इसकी सब चीजें इसमें आती हैं। और इसमें ना जो सबसे बड़ी जो अहम बात है ना, आप ये देखें कि ये जितनी अक़वाम का हम पढ़ते आ रहे हैं, इनका एक जो बहुत बड़ा वो फैक्टर था वो ये था कि अल्लाह की नाफरमानी, पहले या उन्होंने कुफर किया या शिर्क किया, फिर वो आगे मूव किए। यानी अल्लाह की पहचान ही नहीं है। वो जात जिससे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम बड़ी पहुंची हुई अक़वाम है, हमें पता नहीं क्या स्टेटस अल्लाह ताला देगा, तो वो ये नहीं सोच रहे कि हम पहले तो उसी का इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर वो जैसे आजकल के जमाने में हम कहते हैं ना, फर्क कोई भी मामला हम कहते हैं खुदा खौफी नहीं रही। बिल्कुल। खुदा खौफी हो तो इंसान कितने मामलात में उस तरह का बिहेवियर नहीं रखता जैसा रखना चाहिए। तो पहली बात तो ये आ गई। सही। अब ये जो कौम थी ना, ये लालची कौम थी, पैसे का लालच ना, यानी जो जखीरा अंदोजी करेगा या रिश्वत लेगा या नाप तोल में कभी करेगा, उसको नाजायज मुनाफा हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।
उसका लालच, उसको लालच ही है ना। बिल्कुल। और आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी यहाँ पे वार्न किया। एक हदीस में जैसे आता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत के लिए माल से बड़ा फितना कोई नहीं है। सही। तो यानी कि हमारे लिए भी इसमें बहुत बड़ी वार्निंग है कि हम होशियार रहें। बिल्कुल सही। फिर आप ये भी देखें कि हम कई दफा ऐसे अजाब पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा। जो हमने करना है गलत काम हम करते चले जा रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं और कुरान भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी एक अकीदत का इजहार किसी न किसी शक्ल में कर देते हैं। लेकिन आप देखिए परेशानियां जिस तरह टूट टूट के हम पे आ रही हैं। हाँ जी। कभी कोई बीमारी आ रही है और वबा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर हमारे जो रिसोर्सेज हैं किस तरह कम हो चुके हुए हैं। कभी एक चीज की कमी है उसको ठीक नहीं हो पाती तो दूसरी चीज की कमी हो जाती है। सही। फिर आप देखें कि जैसे एक और हदीस में है कि एक दफा सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम लोगों के ऊपर जो बाकी बैरूनी अक़वाम होंगी इस तरह टूट पड़ेंगी जैसे दस्तरखान के खाने पे कोई टूटता है। और आज आप गजा देख लें, हर जगह देख लें। हाँ। खाली वही नहीं, वो तो अब इस वक्त बहुत बड़ा इशू एक बना हुआ है, लेकिन आप हर जगह देख लें। हाँ जी बिल्कुल। तो उस पे सहाबा बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम बहुत कलील तादाद में होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग उस वक्त लोग बहुत कसरत में होंगे, मुसलमान कसरत से होंगे, लेकिन ये कि वो ऐसे होंगे जैसे सैलाब आता है तिनकों को बहा ले जाता है। और वजह उन्होंने क्या बताई थी कि आपके अंदर वहन पैदा हो जाएगा। साहबा ने इस पे पूछा कि वहन क्या चीज है? तो उन्होंने यही कहा था कि माल की, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। बिल्कुल। तो आप देखें ना कि ये जो फिर मामलात हैं, ये जो लव फॉर मनी के मेरे पास और आ जाए और आ जाए और आ जाए, और यही है ना कि आपका माल खराब है। बिल्कुल। और आप उसमें नाप तोल में इस तरह से कमी कर रहे हैं कि ये पैसे ज्यादा लेने के लिए दूध वाले से आप शुरू कर दें। हाँ जी, जो पानी मिलाना शुरू करता है। बिल्कुल। और उसके बाद आप आगे से आगे चलते हर तरह की मिलावट करने वाले और हर तरह की जखीरा अंदोजी करने वाला और हर तरह का जो है वो गलत काम जो है वो करने वाला। बिल्कुल। ऑफिसेज में जाएं रिश्वत। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी हम इन चीजों को बहुत मामूली समझते हैं। हम समझते हैं रिश्वत लेके इसके साथ हम हाजा मिन फजल रब्बी लिखवा लेंगे और 10 उम्रे और 4 हज कर लेंगे और अपने सदकात के मुंह खोल देंगे, तो हमारा जो वो ब्लैक मनी है वो व्हाइट हो जाएगी। जैसे नेशंस में होता है, कौमों में होता है, मुल्कों में होता है कि ब्लैक मनी को व्हाइट करें। हम अल्लाह ताला के साथ भी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए रास्ते और तरीके देखिए ना, अब कितनी अथॉरिटीज आपको चेक कर लेंगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें ढील दी हुई है, ये जो वाकयात आते हैं ये हमें यही बताते हैं कि अल्लाह ताला की इस ढील को फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना चाहिए। अपने रवैये को ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम छोटे से छोटे मामले में और बड़े से बड़ी बात में इन सब चीजों से बचें। क्योंकि जब माल की मोहब्बत आएगी ना तो जखीरा अंदोजी भी होगी। होती है कि नहीं आप बताएं? कितने आजकल भी होगी। रमजान से पहले चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि रमजान में हर एक ने रेट बढ़ा देना जी। जबकि ऐसे मौके पे पसंदीदा है कि रेट कम कर दिया जाए। सही। लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाए, लेकिन हर चीज का रेट ज्यादा हो जाएगा। फिर आप ये देखें कि ईद की जरूरत की जो चीजें हैं वो भी इसी तरह जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते जाएंगे, एक तो उनकी क्वालिटी खराब होती जाएगी और दूसरा उनकी कीमत में इजाफा होता जाएगा। बिल्कुल। फिर आप जो रिश्वत की हम बात कर रहे हैं, आप देखें कोई इंसान को जायज मामला हो, किसी ऑफिस में उसकी फाइल नहीं मूव होगी। मैं भी रिसेंटली किसी खातून से बात करी थी। अब वो बेचारी ओल्ड एज में है, ओल्ड एज बेनिफिट के लिए वो जिस दफ्तर में गई हैं, आप सोचें कि उनकी फाइल नहीं मूव की गई। उन्होंने कहा कि कुछ चाय पानी लाएं, तो फिर हम देखते हैं। अच्छा। तो अब आप देखें ना कि वो इतना उसका दिल खराब होता है। वो बेचारी कहती है कि चलो मुझे जितना मिलना है कुछ तो मिल जाएगा ना, बाकी ले जाएं वो। सही। लेकिन आप देखें कि ये हराम, लेकिन हराम जो इस तरह से लेगा, लेकिन इसको हराम का समझने का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। आपने, मैंने तो बहुत सारे बारिश लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो ज़ाहिरी वज़ाकता में और रवैये में नमाज भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से उनके अपने दीनी मामलात भी रखे हुए हैं, लेकिन वो जो ना दीन और दुनिया को बड़ी क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। वो समझते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो अगर नाइंसाफी कर रहे हैं, किसी इंसाफ की जगह पे बैठे हुए हैं, तो अगर हक देने की उनकी जिम्मेदारी हक तलफी कर रहे हैं और अगर इस तरह की कोई माशरती या समाजी बुराई उनके अंदर मौजूद, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बहुत अल्लाह ताला बहुत रहीमो करीम है। ये तो कॉन्सेप्ट है ना, और वो उनके सदकात और खैरात और ज़कात और हज और उम्रे के और नमाजों की वजह से उनको बख्श दिया जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये मामला ऐसे नहीं है। और आप देखिए नाप तोल की कमी की जो बात है, इसमें खयानत का कॉन्सेप्ट भी आता है और उसमें बड़ी सख्त वईद वाली हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो शख्स किसी काम में खयानत करेगा
वो क़यामत के दिन 7 जमीनों में धंसाया जाएगा। अब ख़यानत भी ऐसी चीज है ना कि आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे, काम को सही तरह से अंजाम नहीं दे रहे। फिर इसी तरह जो ये जैसे हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड सारी चीजें करना, हाँ जी, तो ये इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर आता है। जैसे वो रास्ते में रोक के आप हाँ जैसे कह, और आजकल आप देखिए रास्ता रोकने का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट, हम जाएं जहाँ पर भी और एक नया एक चुंगी एक नया एक वो बना होता है कि जी यहाँ पर भी अब आप रुक जाएं, यहाँ पर भी 20 रुपए दे के जाएं और यहाँ पर भी 10 रुपए दे के जाएं कि जी क्या हुआ है वो जी वो फलाने इदारे ने यहाँ पर भी अब पार्किंग टैक्स और फलाना टैक्स और फलाना टैक्स। प्लस इसके अलावा अगर आप कोई सामान मूव कर रहे हैं, एक तो होता है कि ठीक है कोई वन सिटी टू अनदर सिटी एक ओपन किस्म की डिक्लेयर चीज है कि ये आपको अमाउंट पे करना है, लेकिन उसके ऊपर आपने लेना है। आपको चलते फिरते नजर आ जाती है चीजें। और उसके बारे में आता है कि मिराज की रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कुछ लोगों को देखा था कि उनके पेट के अंदर सांप थे। उन्होंने कहा था ये वो लोग हैं जो इस किस्म का कारोबार करते हैं, जो इंटरेस्ट बेस्ड मामला जो हैं अपने रखते हैं। सही। तो मतलब ये चीजें जो हैं जब तक हम ये रोकेंगे नहीं अपने आप को, हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं? अभी जो एक सवाल अक्सर लोगों के जहन में पैदा होता है, मेरे जहन में भी पैदा हो रहा है, एक मुआशरा होता है ना, एक सिस्टम होता है जिसका आपने खुद जिक्र किया। जब एक सिस्टम ही गलत रविश आप नहीं देना चाहते हैं लेकिन वो कह रहे हैं चाय पानी लेकर आए, तो अब आप उन्हें गोली तो मारने से रहे और उन्हें अगर आप वहां पे लेक्चर देंगे तो वो कहेंगे जाइए जी लेक्चर अपना अपने पास रखें, 600 साल तक आपकी काम करवा लें फिर आप अपना। तो फिर अब आपको दिए बगैर चारा नहीं है और हमें पता है कि राशि वल मुर्तशी दोनों ही जहन्नुम में। अब फिर क्या करें, अब कहाँ जाए? बिल्कुल यही तो अभी हमारे इसीलिए तो मैं बता रही हूँ कि अजाब इसीलिए तो आते हैं। इस कौम के ऊपर भी अजाब इसी वजह से आया था कि वो जब कॉमन लोग सारे सफर करना शुरू कर दें तो वो किधर जाएं, किससे बात करें? सही। तो अब बात ये कि जो उलमा कहते हैं कि अगर आपका कोई जायज मामला है तो बहुत कराहत के साथ आप उसको फिर मामला हल करवाएं उस वक्त, क्योंकि आपका एक जायज काम जो है वो रुका हुआ है। लेकिन ये हल नहीं है ना, सिर्फ सही हल तो यही है कि लोगों को इन वाकयात के जरिए जगाया जाए। और इसमें मैं समझती हूँ फरा कि हमारी खवातीन का बहुत बड़ा रोल है। देखिए ना, एक खातून जो घर में बैठी हुई है, जैसे हम बच्चों के लिए कहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल से कोई भी चीज लेके आता है, आप उससे पूछें कि बेटा ये किसकी चीज है, कहाँ से तुम ले आए हो। इसी तरह जब आपका शौहर, आपको पता होता है कि ये मसलन एक किस हद तक है, किस ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं, तो आपको वो गाड़ी भी दे रहा है और आपको हर तरह का शौक भी पूरा कर रहा है, घुमा फिरा भी रहा है, खाना पीना भी लेविश है। कहाँ से आया भाई ये सब? बिल्कुल। और खवातीन को फिर वहां पे कट आउट करना चाहिए। नहीं तो अब यही जो मैं बात आपको कह रही हूँ कि एक जमाना था हम सोचते थे कि जो गरीब गुरबा हैं वो सफर कर रहे हैं, खवातीन बल्कि ज्यादा बढ़ावा देती हैं, वो तो अपनी फरमाइशों की फहरिस्त और ज्यादा तवील करती चली जाती है। और बाज़ औक़ात तो खवातीन और बच्चों के लिए ही अक्सर जो मर्द है वो कहते हैं जी हम घर वालों की जरूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मजबूर हैं कि हम ये रास्ते जो है इख्तियार करें। बिल्कुल यही बात है ना कि वो कंपटीशन का ऐसा वो सिलसिला चल चुका है कि हमें एक लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है और हमें जो है बाकी जरूरियात भी अपने साथ रखनी है। और फिर ये कि वही बात कि बचपन में आपने बच्चों को क्या चीज सिखाई, क्या बात बताई। जैसे एक जगह कहीं गैदरिंग थी तो फैमिली के कुछ लोग थे, तो वहां पे जो लोग जिनको मजबूरी की वजह से कोई रिश्वत देनी पड़ गई थी किसी को, लेकिन वो बहुत खुल्लम खुल्ला उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल। तो अच्छा आजकल तो डॉक्टर कमल ये देखें कि वो क्या है 62-63 कितना जिक्र हम सुनते हैं और वो सिंपल बातें जो ये हमने शायद पैदा होते ही जो सुनना शुरू कर दी थी, सच बोलो, अमानत का ख्याल करो, आप मतलब किसी ऐसी अखलाकी बुराई में किसी ऐसे मामले में मुलविस ना हो, कोई इस तरह का जुर्म, कोई इस तरह का गुनाह, भले वो जाती, आज हमने ये भी तखसीस करना शुरू कर दी है पर्सनल मामलात है और ये मामला जो है ना ये अकाउंटेबल ये भी है फर्क कि अब इसके बगैर तुझे गुजारा ही नहीं। हाँ, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया और यहाँ तक भी हम कहते हैं कि चलो जी एक बंदे में 10 बुराइयां हैं तो दूसरे में 100 है, तो 10 वाला जो है ना वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है 100 की निस्बत। बिल्कुल बनिस्बत इसके कि हम उसकी बुराइयां हमें छोटी लगे और दूसरे की बुराइयां जो है हमें बड़ी लगे। तो ये अजीबोगरीब हमने मामला। फिर आप ये देखें कि जो साहब मदियन से हमें पता चलता है कि जब उनके ऊपर जरा मुश्किल आई फिर अल्लाह ताला ने आसानी दी, मौसम अच्छा, सब कुछ, तो बड़े खुश हो रहे हैं, सब निकल आए एंजॉय करने की, हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही है, हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहीं से अज़ाब आया, वहीं से पकड़ अल्लाह ताला की जो है आ गई। तो हम अब इसमें से यानी हमने भी अपने रवैयों में इन तमाम एलिमेंट्स पर गौर करना है, क्योंकि ऐसे काम मामलात में आप पे दुनिया में भी अज़ाब आता है और आखिरत में भी। और अब आप देखिए हम कितने वाकयात कर चुके हैं और इनमें से तकरीबन हर बुराई हमें अब इस वक्त अपनी जो है ना उम्मत में नजर आती है। अल्लाह माफ करे जी।
और हम उस जमाने में तो आप देखें ना कि एक उम्मत एक गलत काम कर रही है, इस वक्त हम सब गलत काम कर रहे हैं और वो सारे काम नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पे होते हुए। बिल्कुल सही। सो हम इसी एक नोट के साथ यहाँ पर अपनी बात को रोकेंगे और एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपसे मुलाकात। थैंक यू। खुशामद ईद और सुबह खैर जनाब। रमजान मुबारक से अब हम जोड़ते हैं ईद तक अपना सिलसिला, जहां पे बातें कुछ खूबसूरती के हवाले से आंखों के बारे में बात करना हमने शुरू की हुई है और इसी हवाले से डॉक्टर नशीबा सलमान आज कुछ और बातें हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। पिछली दफा तो हमने लैशेस भी लंबी कर ली थी और लैशेस लंबी की थी और हमने कहा था कि आईब्रोज पे भी अगर गैप आ जाता है तो उसको भी आप फिल कर सकते हैं विद द सेम थिंग। अच्छा, लेकिन टाइम पीरियड पूछना मैं भूल गई, कितना अर्सा? बहुत 5 to 6 वीक्स का कोर्स होता है और वो एक ही आपका पैक होता है जो आपने यूज करना होता है और ब्रिलियंट रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमने अपने हम ऑलरेडी यूज करवा रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उन तमाम व्यूअर्स को भेजे थे जिन्होंने हमें कॉल किया। आज भी अगर आप कॉल करेंगे तो हमारे पास आपके लिए कुछ और गिफ्ट्स हैं जो कि आंखों से रिलेटेड मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हल्कों का होता है। बिल्कुल। इसमें आपकी बैगी आईज भी आ जाती हैं जो कि बैग बनना शुरू हो जाता है। स्पेशली फीमेल्स में जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें वो बैग भी, आई बैग्स भी आते हैं। उसके अलावा फाइन लाइंस आती हैं, रिंकल्स की अभी हम बात नहीं कर रहे, फाइन लाइंस आती हैं, वो भी हो गया। और डार्क सर्कल्स तो ऑन दी टॉप हैं, वो तो आपने देखा होगा कि यंगस्टर्स बहुत सारे कंप्लेन कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया हुआ है सबका ऑलमोस्ट के डार्क सर्कल्स पड़ना मेरा ख्याल है बड़ी कोई कॉमन सी चीज है या बहुत ही नॉर्मल बात लगती है आपको, क्योंकि अगर आप लैंप की लाइट में या लाइट ऑफ करके लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, रीडिंग भी ऐसी लाइट पे कर रहे हैं और टीवी आप लाइट ऑफ करके और टीवी की लाइट आपको आ रही है और आप उसमें बैठे हुए हैं, तो उससे भी डेफिनेटली आपको जो है वो डार्क सर्कल्स फिर ज्यादा प्रोनाउंस होंगे। लेकिन कुछ लोगों के तो जेनेटिक होते हैं और जिनके जेनेटिक होते हैं उनको हम पहले ही बता देते हैं कि जिनके बाद में बनते हैं उसको ठीक करना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पेशेंस वाला प्रोसेस है, बोथ फॉर द फिजिशियन एंड फॉर द पेशेंट ऑल्सो। और अगर किसी को जेनेटिकली होते हैं तो फिर तो वो और भी ज्यादा लंबा प्रोसेस जो है वो उसको चाहिए, या फिर ये कि क्लिनिकल प्रोसीजर की हेल्प फिर उस सूरत में जो है वो जरूरी हो जाती है। अच्छा, पहले मुझे ये बताइएगा कि जो आपने बैगी आइज का जिक्र किया था उसकी वजूहात क्या होती हैं? बैगी आइज एक तो आपकी एज के साथ बोन रिजॉर्प्शन हुई, बोन रिजॉर्प्शन भी हो रही है, आपकी जो सबकुटेनियस फैट है जो बिल्कुल ऊपर होती है वो आपकी कम हो रही है, वो ईच प्रेगनेंसी पे भी कम होती है। हर दफा जब आपका बच्चा होगा तो तब भी वो कम होना शुरू हो जाती है, ऑल थ्रू आउट पूरी बॉडी से। फैट नहीं, सबकुटेनियस फैट की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ जो है वो आपकी कोलेजन इलास्टिन कम हो रही होती है। ये जो आइज के अराउंड का एरिया है यहाँ पे कोलेजन इलास्टिन और फाइब्रोब्लास्ट जो है वो ऐसे होने की बजाय पहले ही ऐसे होता है, ठीक है, थोड़ा लूज होता है। और अगर उसके ऊपर कुछ होना शुरू हो जाएगा या विद एज जिसमें बोन रिजॉर्प्शन, कोलेजन इलास्टिन और कम हो रहा है और साथ में आपको डार्क सर्कल्स हैं या जो भी है, उससे वो और भी जल्दी जो है वो लैक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वो जो लैक्स टिश्यू है वो फिर आपको इस तरह से इस फॉर्म में नजर आता है। खास लोगों के ऊपर ये ज्यादा होगा या फिर ये हर एक के ऊपर एक जैसे? नहीं, हर एक पे एक जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। डिफरेंट क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपका नीचे जो स्ट्रक्चर है, आपके फेस का जो स्ट्रक्चर है, जो बोनी स्ट्रक्चर है, वही डिफरेंट है। अगर आप देखें तो अब मैं इमेज तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन अगर आप इमेजेस देखें तो जो आपका यंग फेस होगा उसका जो बोन इमेज होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसमें आंख का साइज फर्क होगा, उसका सॉकेट डिफरेंट होगा। और जब आप एजेड बंदे का उसी सेम बंदे का जो है वो एट डिफरेंट एज देखेंगे तो आपका जो बोन का सॉकेट है वो चेंज हो चुका हुआ होगा और आई का साइज और वो सब चीजें चेंज हो चुकी हुई होंगी। ठीक है। उसी के हिसाब से आपका मसल भी यूज हो रहा है ना, ये एक पूरा सी शेप मसल होता है जो कि सराउंड कर रहा है आई को ऐसे करके, जिसमें हम बोटॉक्स भी लगाते हैं। तो बेसिकली ये वही वाला मसल होता है और मसल भी लैक्स हो रहा है तो वो डेफिनेटली आपका जो टिश्यू है वो ज्यादा लैक्स होके आपको ये सब कुछ जो है वो शो करेगा। उसी के अंदर डार्क सर्कल्स भी आते हैं। आज जो हम दे भी रहे हैं वो बेसिकली डार्क सर्कल्स के लिए ही क्रीम दे रहे हैं, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर डार्क सर्कल्स। ऐसी भी क्रीम्स अब आजकल अवेलेबल हैं जिसमें फाइन लाइंस भी कवर हो रही हैं, वो एजेड लोगों को देने के लिए या जिनकी फाइन लाइंस आ गई नहीं है। आई बैग्स भी कवर हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स भी कवर हो रहे हैं और साथ में जो है वो आपकी फाइन लाइंस भी कवर। अच्छा, मुझे बताइए कि फिर किस प्रोडक्ट को यूज करना कितना फ्रीक्वेंटली ज्यादा बेहतर है, आप क्या रिकमेंड करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि अगर तो आपको लगता है कि आपकी रूटीन ऐसी है और आपके डार्क सर्कल्स बन रहे हैं तो उसको आप अपनी डेली रूटीन में रखेंगे।
आप रात को सोने से पहले तो डेफिनेटली लगाना है, लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि आप रात को सोते हैं या नहीं सोते। अगर आप रात को नहीं सोते हैं या नाइट स्लीप नहीं लेते हैं तो वो कभी भी इतना अच्छा इफेक्ट आपकी फेस के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर नहीं दे सकता। बट स्टिल जब आप सो रहे हैं तो वो लगाना बहुत जरूरी है या बहुत अच्छा है, और वो आप अपनी नॉर्मल रूटीन में रख सकते हैं। यू डोंट हैव टू डिसकंटिन्यू कि जी मैंने 3 मंथ्स का कोर्स कर लिया है, अब पहले से बेहतर हो गया है तो आप छोड़ दें। वो आपने एज ए मेंटेनेंस लगाते रहना है। ठीक है। और उसमें ये प्रोडक्ट जो आप जिक्र कर रही थी, 3-4 चीजें जिसमें मिक्स हो, उसका कुछ रिकमेंड कर दें कि वो क्या नाम है, किस नाम से वो लोगों को मिलेंगे? वो डिफरेंट कंपनीज की प्रोडक्ट्स हैं, बट बेसिकली ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स रहेंगे क्लिनिक्स पे अवेलेबल होती हैं, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स हैं। तो आप जाके खरीद नहीं सकते, नहीं आप फार्मेसी से नहीं खरीद सकते। ये प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि डॉक्टर चेक करके कि ये आपको लगाना चाहिए और ये सिर्फ इसी एरिया के लिए बनाई जाती है, उनको दिया जाता है। ठीक है। सदफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ फरा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बताइए क्या पूछना चाह रही है डॉक्टर नशीबा से? अच्छा, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फरा कि जो पहला सेगमेंट है आपका, ये हम वीकली या मंथली रमजान के बाद भी देखना चाहते हैं, प्लीज। बिल्कुल ठीक है। हम वैसे जुमा मुबारक को इसे कंटिन्यू करने का इरादा रखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे डॉक्टर नशीबा से पूछना है कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं, तो इनकी क्या नाइट क्रीम्स अप्लाई की जा सकती हैं या पर्टिकुलर कोई और क्रीम्स हैं जो इनके इस्तेमाल करनी चाहिए? आपकी एज क्या है? मेरी एज 35 है। ठीक है, मैं आपको अभी एक तो हम आपको अपना आज का ये गिफ्ट भेजेंगे जो आप रात को अप्लाई करेंगी, और बाकी आप सुन लीजिए कि और क्या क्या कुछ करना है। सतत को चाहिए कि ट्वाइस डेली अप्लाई करें। एक दफा सुबह अप्लाई करें, इसमें कोई नाइट और उसका डे का नहीं होता, और एक दफा रात में अप्लाई करें। जब इनको 3 मंथ्स हो जाएंगे इसको अप्लाई करते हुए, तो फिर ये सिर्फ खाली रात में लगाना शुरू कर दें। सही। इसके अलावा क्योंकि डार्क सर्कल्स हैं तो इट्स बेटर कि ये, जो मैं पहले भी बताती हूँ कि आलू को लेके और छिलके के साथ उसको वॉश कर लिया, फिर उसको ग्रेट कर लिया, और फिर मुस्लिम क्लॉथ में से, मलमल के कपड़े में से उसका जो है वो पानी निकल गया, उस पानी को जो है वो यहाँ पे लगाना बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन उसमें क्योंकि स्टार्च बहुत ज्यादा होती है तो वो कुछ देर के बाद इसको ड्राई और अकड़ाएगा, इसको स्टिफ करेगा। जब वो स्टिफ करना शुरू कर दे तो आपने गर्म पानी में डिप करके कॉटन को उसको रिमूव कर देना है। ठीक है। ये आप डेली भी कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है, नहीं तो हफ्ते में 2 से 3 दफा आप कर सकते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा जो रोगने बादाम है उससे मसाज करना, लेकिन जो मसाज आपने करनी है वो इन 2 फिंगर से करनी है, और इस तरह से आउटवर्ड और राउंड की जाती है, ऐसे उल्टा मत चलाएं, और बहुत लाइट हैंड से विदाउट गिविंग एनी प्रेशर। ये तो फर्स्ट स्टेप्स हैं जो वो घर में ले सकती हैं, अलोंग विद द क्रीम जो कि हम भेज रहे हैं वो लगाना स्टार्ट कर लें। लेकिन अगर उसके बावजूद आपकी डार्क सर्कल्स को फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्लिनिकल प्रोसीजर्स बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत इजी हैं, उसमें कोई पेन नहीं है, कोई उसका जो है वो डाउन टाइम नहीं है, सिर्फ खाली आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। को हम अभी डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? बहुत जबरदस्त शो कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। और ये पूछना था डॉक्टर नशीबा से कि डार्क सर्कल्स के लिए हम कोई भी क्रीम लगाते हैं तो जब वो छोड़ते हैं 1-2 महीने के बाद तो दोबारा उसी तरह होने शुरू हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। ठीक है माहीन, और गिफ्ट भी लेना है आपसे। बिल्कुल आपको मिलेगा, हम आपको आज भेज रहे हैं। और बाकी जो आपका सवाल है, ये जो है कोई भी मसला जो है ना वो फरा, जब डार्क सर्कल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे टिश्यू लैक्स हो चुका हुआ है। मैंने जैसे इनको भी कहा है ना कि ये शुरू में 3 मंथ्स ट्वाइस डेली रखें, उसके बाद एज ए मेंटेनेंस रोज रात को लगाएं जरूर, छोड़े नहीं। वो आप छोड़ नहीं सकते, चले कभी स्किप हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना करें कि आपने कहा कि मैंने 3 मंथ्स लगा लिया था, मुझे बेहतर लग रहा है तो आप छोड़ दें, वो नहीं आपने करना। आप उसको लगाते रहेंगे, इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस, क्योंकि ये अब आपका नॉर्मल टिश्यू ही ऐसा हो गया हुआ है, तो अब आपको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। यानी मेडिसिन भी रोग की तरह साथ ही जाएंगी। इसको आप मेडिसिन नहीं समझेंगे, नो, इसको मेडिसिन नहीं समझना। जैसे हम आपको कहते हैं ना कि आप बीपी की एक टैबलेट खाएं और आपने खाते रहना है, देखिए वो तो नहीं बंद हो सकती ना, क्योंकि अब तो आपका वो सारे का सारा जो इनर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है और आपका प्रेशर जो है वो ज्यादा बनेगा या ज्यादा रहता है, आपने उसको खाते रहना है। उसी तरह से जो आपकी नाइट क्रीम होती है या आपका सन ब्लॉक होता है या ये जो अराउंड आईज आप डार्क सर्कल या ऐसी किसी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस। अब वो वापस तो नहीं जा रहा ना, अब आप विद एज विद टाइम ज्यादा होगा तो आपने डेफिनेटली फॉर मेंटेनेंस कुछ ना कुछ रखना है। ये तो आपकी रूटीन होनी चाहिए कि जैसे आपने फेस पे सोने से पहले क्रीम लगाई है, अराउंड आईज उसकी सेपरेट क्रीम होती है, आपने वो लगानी है। एक जैसा इफेक्ट आएगा, भले कोई जरा यंग एज में यूज कर रहा है, डार्क सर्कल्स के लिए तो ठीक है, डार्क सर्कल्स के लिए ठीक है, लेकिन अगर एज ज्यादा है और हमें फाइन लाइंस भी हैं और आई बैग्स भी हैं और साथ में डार्क सर्कल्स हैं, तो फिर डेफिनेटली हम कॉम्बिनेशन वाली क्रीम्स पे डालेंगे, इस पे नहीं डालेंगे। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम आयशा। ठीक, आप सुनाइए आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए क्या पूछना चाह रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको रमजान मुबारक कहना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा आप शो कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आयशा। क्या पूछ रही हो आप मुल्तान से? मैं पूछना चाह रही थी कि कलर फेयर करने के लिए आप कुछ बता दें। अच्छा ठीक है, आप साथ ईद आ रही है। जी जी, अच्छा ईद पे रंग गोरा करना जरूरी है। फरा वो अच्छा लगता है ना आपको। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं समझती हूँ जो साफ है वो खूबसूरत है। बेसिकली जो सफाई है वो आपको खूबसूरती देती है। सही। और अगर आप गंदे हैं या साफ नहीं हैं तो फिर डेफिनेटली आप कभी भी खूबसूरत नहीं लग सकते हैं, या आपकी खूबसूरती की जो है वो बिल्कुल सटल हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से जैसे इन्होंने कहा, डेफिनेटली जब आप नया ड्रेस पहनना चाहते हैं या आपको पता होता है कि अभी आप ज्यादा सोशलाइज करेंगे, ज्यादा एक्सपोजर होगा, तो आपका दिल चाहता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा हो। और हमारी सोसाइटी में जिन चीजों को पसंद किया जाता है उसमें टॉप के ऊपर जो है वो टॉप पे आपको पता होगा कि जी कलर जो है वो फेयर होना चाहिए, तो तभी आप अच्छे हैं या खूबसूरत है। ये नैनोडर्म क्रीम जो है वो नैनोडर्म क्रीम आती है और ये बेसिकली जो है ये एक दफा सुबह लगा लिया करें, सुबह के वक्त भी ये लग सकती है। ईद तक गोरा होना है इन्होंने? हाँ जी, एक दफा सुबह लगा लिया करें और एक दफा रात में, तो काम हो जाएगा। हो जाना चाहिए। अभी तो 15 डेज रहते हैं या 15 डेज रहते हैं और या फिर 14 रहते हैं। तो अभी तो ये जिस तरह से पूछ रही है यही लगाना शुरू करें, इनको अच्छा इफेक्ट आएगा उससे पहले। बिल्कुल। और सनब्लॉक जरूर लगाएं, ऐसा ना हो कि सनब्लॉक नहीं लगा रही हैं और इनको लगे कि जी ये तो कलर ठीक नहीं हो रहा। सनब्लॉक के साथ लगाएंगी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। बिल्कुल सही। एक और कॉलर हमारे साथ जिनको कि हम शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉलर की ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिवा, आप प्रोसीजर्स का बता रही थी। जी, प्रोसीजर जो होता है बहुत ही सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं इसके। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो हम माइल्ड और जेंटल एक्सफोलिएशन करते हैं जिससे जो आपकी लेयर होती है या सेल टर्नओवर होता है वो हेल्दी हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। उसके साथ हमने जो है वो आपको ब्राइटनिंग सिरम्स या फिर जो कि आपकी पिगमेंट को कट करते हैं वो वाले सिरम्स इन्फ्यूज करने होते हैं। इन्फ्यूजन जो है वो बहुत इजी होती है, उसमें आपने कुछ नहीं करना होता। मशीन होती है जिसके थ्रू जो है वो आप उस सिरम को इन्फ्यूज कर देते हैं। मतलब इसमें इंजेक्टेबल कुछ नहीं है, ऊपर से आपने इन्फ्यूज करना है। उसका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आता है, बट पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन होती है। कुछ पेशेंट्स जो हैं उनमें हमने पहले एक्सफोलिएशन करानी होती है, फिर हम सिरम्स पे डालेंगे। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि उनको आपने होम एप्लीकेशंस दे दी और उसके साथ डायरेक्टली जो है वो उनको सिरम्स के ऊपर डाल दिया और उनको जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 6 to 8 ट्रीटमेंट्स या 6 to 8 सेशंस जो हैं वीकली आपको 1 सेशन रिक्वायर्ड होता है, अनटिल अनलेस कि हमें लगे कि हाँ अब इस प्रोसीजर का काम खत्म हो गया है और अब जो घर वाली एप्लीकेशंस हैं दे विल टेक ओवर। बिल्कुल सही। सो ये भी एक ऑप्शन है जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि मसला जो है वो खासा है। कुछ लोगों ने कॉल किया अभी तक और उनको हमने गिव अवेज दिए हैं। कुछ और लोग जो कि शो में शामिल होंगे वो भी हासिल कर सकते हैं आज के हमारे गिफ्ट से हैं। एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है किचन में, जहाँ पर आज कुछ जो चस्कादार चिकन है उसकी बात हो रही है। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। चस्का मुर्ग करी बनाने के लिए आज आजम हमारे साथ हैं। और आजम कैसे बनेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये हमारे पास डिशेज हैं, ये वैसे मुगलाई स्टाइल में इंडियन फूड है। ठीक है। ये जो मेरे पास स्पाइस पड़े हैं कुछ पाकिस्तानी स्टाइल में, कुछ मुगलाई कुजीन में है। ठीक है। तो ये इसका जो बोनलेस चिकन है 200 से 250 ग्राम चिकन होगा। सबसे पहले उसमें ऑयल डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जो हमारे पास स्पाइस पड़े हैं उसमें ये स्पाइस हम ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद उसमें ये सॉस आ जाएगी, ये टमाटर और ऑनियन की सॉस है, इसके साथ ऐड करके इसकी बुनाई करके इसको हम दम देंगे। दम देने के बाद इसको थोड़ी देर बाद खोलेंगे। फिर इसमें लास्ट में और थोड़े से स्पाइस ऐड करेंगे, एंड पे कोकोनट मिल्क पाउडर और क्रीम डालेंगे, ये फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल सही। सो आप इसकी रेसिपी जैसे जैसे हम करते रहे नोट करते रहिएगा। हम शुरू करते हैं ताकि हम अपना जो है बनाने का आगाज कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। ठीक है। ऑयल तकरीबन ये 1 करी स्पून डाल देंगे। ठीक है। तेल आपने डाला इसमें? जी। और उस तेल के अंदर अब आप ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 1 टीस्पून डालूंगा मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टीस्पून। ठीक है। 1 टीस्पून।
ठीक, ये इस क्वांटिटी के लिए ना, ये जो भी हम बना रहे हैं क्वांटिटी कितने लोगों के लिए काफी है? ये क्वांटिटी है ये तकरीबन 200 से 250 ग्राम है, ये 2 लोग शेयर कर सकते हैं आपस में। ठीक है, सही। तो ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला ऑयल में, अभी इसको थोड़ी देर सौते करेंगे हम। ठीक है, जब तक ये जरा सा सौते होगा जी, और हल्का सा अपनी खुशबू और अपना अरोमा जो है वो दे देगा। जी बिल्कुल। फिर हम इसमें क्या चीज ऐड करेंगे? इसमें हम ये स्पाइस ऐड करेंगे, मैं आपके सामने डालता हूँ। अच्छा, तो ये मसाले कौन कौन से हैं? ये मसाले इसमें रेड चिली पाउडर है, साल्ट है, रेड क्रश चिली है, क्यूमन है, जीरा है मेरे पास, कोरिएंडर है क्रश, और एंड पे ब्लैक पेपर है, जीरा है, और काली मिर्च है, दड़ा मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है और गरम मसाला है। जी बिल्कुल सही। और इसके साथ ये ऑनियन और टमाटो का पेस्ट है, ये कैसे बनाया? ग्राइंड किया हुआ, ये मैं इसीलिए लेके आया हूँ अपने साथ। ये टमाटर और ब्राउन प्याज है, इसको दोनों को ग्राइंडर में ग्राइंड करके ये हमारे पास पेस्ट तैयार पड़ा है। सही। तो प्याज को हल्का ब्राउन कर लिया हुआ है, अगर आप प्याज को देख सके कि वो किस तरह से लाइट ब्राउन है। और उसके साथ हमने टमाटर जो है, टमाटर कच्चे ही थे? जी, टमाटर कच्चे डाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह प्याज को ब्राउन करके टमाटर के साथ उसके बाद इस सॉस को थोड़ी देर आग के ऊपर पकाया और ठंडा करके इस बाउल में अपने साथ रखा है। ठीक है, तो ये सॉस हमने बना के रखी हुई है। ये सॉस बना के रखी जा सकती है घर में 2, 3, 4 दफा अगर बनाने का इरादा हो तो 1-2 दिन ये रह जाएगी फ्रिज में। जी रह जाएगी, बिल्कुल सही। तो ये सॉस आप बना के रख सकते हैं। और ये जो चस्केदार मुर्ग करी है इसको आप ट्राई कर सकते हैं। जी, इसमें अब हम इसमें दड़ा मिर्च डाल रहे हैं। आ गया, ठीक है, रेड चिली पाउडर आ गया, ठीक है, इसमें धनिया आ गया हमारा, मोटा कुटा हुआ धनिया आ गया, जी, जीरा आ गया, ठीक, और हल्का सा इसमें हल्दी का टच देंगे। बिल्कुल सही। जब हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट सौते हो गया आपके सामने, तो हमने ये सारे मसाले जो हैं जी बिल्कुल ये इसमें ऐड कर दिए। जी, और डालने के बाद हमने इसको थोड़ी सी देर फ्राई कर लिया। अब इसमें क्या डालने जा रहा है? अभी इसमें चिकन बोनलेस डालूंगा मैं आपके सामने। ठीक है, अगर बोन्स के साथ बनाना हो तो फिर इससे पहले चिकन डालेंगे हम, मसाला बाद में डालेंगे, थोड़ी देर उसकी बुनाई कर देंगे। अगर आप बोन्स के साथ बना रहे हैं तो पहले चिकन डालकर उसे थोड़ा सा फ्राई कर लें और उसके बाद फिर उसमें मसाला ऐड करके उसे मजीद थोड़ा सा फ्राई कर लें और फिर उसके बाद उसमें बाकी की चीजें ऐड करें। गलने का मरहला इसका मतलब ठीक हो जाएगा बोन्स के साथ? जी बिल्कुल, अभी अपना कलर चेंज कर लेगा, वाइट वाइट बन जाएगा चिकन। ठीक है, तो ये आपके सामने प्रोसेस बिल्कुल बन रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या डालने जा रहा है? अभी इसमें हम ये सॉस डालेंगे मैम, ठीक है, तकरीबन 2 से 2.5 करी स्पून डालेंगे। उसके बाद हमें इसको थोड़ी देर बाद बुनाई करके इसको दम दे देंगे। ठीक है, दम 4 से 5 मिनट इसको दम देंगे। उसके बाद ये उठा के इसको एंड पे बुनाई करके इसमें ये जो चीजें मेरे सामने पड़ी हैं इसमें मैं ऐड कर दूंगा, जो कि क्रीम है और कोकोनट मिल्क पाउडर। कोकोनट मिल्क पाउडर है। सो अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अपनी प्याज की और टमाटर की पेस्ट, जी जो बिल्कुल, कि उन्होंने बना के रखी है। इसमें मुझे करी पत्ता भी नजर आ रहा है। करी पत्ता इसमें मैं छोटी इलायची, करी पत्ता और दालचीनी है। अच्छा जी, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया अभी। बिल्कुल, ये मैं आपके सामने 2 करी स्पून डालूंगा। यानी हमने तेज पत्ता भी इसके साथ क्या आ गया। हमने इतनी टमाटर और प्याज की जो पेस्ट है उसमें इलायची, जी, तेज पत्ता और क्या क्या चीजें ऐड की हैं? तेज पत्ता, इलायची और दालचीनी और दालचीनी ऐड की है। एक पीसेस तकरीबन खुशबू के लिए और जायके के लिए। बिल्कुल सही। तो ये आपके सामने एक करी की फॉर्म में ये आ गया जिसको फ्राई ये कर रहे हैं। अभी इसको आप थोड़ी देर आप कह रहे थे ढक के रखेंगे? जी बिल्कुल, इसको दम देंगे तो थोड़ी इसमें देर। कोई पानी शानी भी डालेंगे जिसमें बिल्कुल, गलेगा? इसमें ये आधा कप पानी का डालेंगे वाटर। ठीक है, तो आधा कप पानी डाल के हम इसे ढक के रखने लगे जब तक ये जरा सा गलता है 3-4 मिनट के लिए। और आप रेसिपी नोट करेंगे। एक ब्रेक के लिए हम जाएंगे और फिर जब हम वापस आएंगे तो ये तैयार हो चुका होगा। भुनने के बाद फिर इसमें हमने आखिरी जो अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और इसको प्रेजेंटेशन पे लेके आना है वो हम आपको दिखाएंगे।
जनाब खुश आमदीद। देखिए हमने अच्छी तरह से उसे भून लिया है और भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। पानी भी आपने बहुत नाप तोल के साथ पानी। जी ये आपके सामने। ठीक है, ठीक है। तो आधा कप हमने इसमें पानी डाला और अब हम इसे देंगे ढक। बिल्कुल, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको ढाँप देंगे। बिल्कुल सही। जब तक हम इसे ढाँप के रख रहे हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। तो जनाब खुश आमदीद जी। आजम क्या बनेगा अब यहाँ? जी मैम, अभी हम इसका दम खोल देंगे। वाह भाई वाह, तो हमने इसका दम खोला जी। और ये आपके सामने बड़ी ही बबलिंग किस्म की हमारी चस्केदार करी आपको नजर आ रही है, जिसमें कि ऑलमोस्ट घी अब अलग हो रहा है और चिकन जो है वो गल चुका होगा। जी बिल्कुल रेडी। ठीक है, और अगर आप जरा बहुत ही ज्यादा गलाना चाहते हैं फिर आप इसे जरा ज्यादा देर दम दे दें। ये भी तकरीबन रेडी है। देखें, हम इसको पुश करेंगे, ये बिल्कुल खुल जाएंगे। ठीक है, और हमने बहुत हल्की आग करके रख दिया था। आजम ने जब दम पे रखा है तो हल्की आग करके ऊपर ढक के उसे रख दिया ताकि उसका जो है कम पानी में पके। जब कम पानी में पकाते हैं तो उसका जायका जरा ज्यादा इंटैक्ट रहता है। जी बिल्कुल। बाज़ औक़ात हम गलाने के लिए पानी ज्यादा डाल देते हैं, आग तेज कर देते हैं। जी बिल्कुल, उसका फिर जायका नहीं रहता, पानी उसमें ज्यादा हो जाता है, पानी अलग और घी अलग हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये हमने इसको भून लिया। जी। अब क्या होने जा रहा है? अभी एंड पे इसमें हल्की सी क्रीम ऐड करेंगे और कोकोनट मिल्क पाउडर डालेंगे इसमें। ठीक है जी। तो क्रीम और कोकोनट मिल्क पाउडर जो है बिल्कुल वो हम इसमें डालने जा रहे हैं। ये कोकोनट मिल्क पाउडर है मेरे पास, ये तकरीबन 1 करी स्पून डालूंगा। ठीक है, ये आ गया कोकोनट मिल्क पाउडर डाल दिया हमने। पाउडर आ गया। और ये क्रीम आ गया, फ्रेश क्रीम। ठीक है, जिसे आपने बीट करके रखा हुआ है। जी बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा हमने उसमें क्रीम डाल दी जी, और ये कोकोनट आपके मिल्क पाउडर डाल दिया। तो ये आपके सामने हमारी इसका कलर चस्केदार बिल्कुल गोल्डन कलर हो जाएगा इसका अपना। इसको बड़ी प्यारी शेड में ये इंशाल्लाह आपके सामने रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सही। सो हमारी आज की रेसिपी जो है वो रेडी प्रेजेंट करने के लिए आप रेसिपी नोट करेंगे और हम प्रेजेंट करके दिखाएंगे कि हमारी आज की चस्केदार मुर्ग करी जो है ये कैसे प्रेजेंट करेंगे। आप इसको किस चीज के साथ ज्यादा मजा आएगा? जी, इसके साथ आप चपाती भी खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने पहले बोला था एंड पे डालेंगे। ठीक, ये आपका ब्लैक पेपर आ गया और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। बिल्कुल सही। ये टीस्पून का तकरीबन तीसरा हिस्सा है। ठीक है, इसको रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, रोटी के साथ भी खाया चावलों के सकता है और बिरयानी के साथ, व्हाइट राइस के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। जिस भी चीज के साथ आप जी, ट्राई करना बिल्कुल। चाहें। सो रेसिपी नोट कीजिएगा और फिर आप प्रेजेंटेशन देख सकेंगे।
दरे फैज बाज है, बंदा नियाजमंद है तू बेनियाज है, बेचारगी के वक्त तू ही चारा साज है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। हर तरफ है जलवा तेरा, हर तरफ है जलवा तेरा, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। तेरे निसार मुझे जो अता किया तूने, करम किया मुझे अपना बना लिया तूने। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। शम्सो कमर ये अर्ज़ो समा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये शम्सो कमर ये अर्ज़ो समा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हर रंग में है जलवा तेरा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हर रंग में है जलवा तेरा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जलवे तेरे गुलशन गुलशन, सितवत तेरी सहरा सहरा। जलवे तेरे गुलशन गुलशन, सितवत तेरी सहरा सहरा। मामूर तेरे ही नूर से है, पुर नूर तेरे ही नूर से है। मामूर तेरे ही नूर से है, पुर नूर तेरे ही नूर से है। कोना कोना चप्पा चप्पा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कोना कोना चप्पा चप्पा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। खुद ही नजारा और खुद मंजर, खुद पर्दा खुद इसके अंदर। खुद ही नजारा और खुद मंजर, खुद पर्दा खुद इसके अंदर। खुद काबा खुद काबे वाला सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। ये खूबसूरत हमदिया कलाम, और सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा और बेशुमार कव्वालियाँ जो कि आपने मेरे आज के मेहमान से सुनी होंगी, इसलिए कि वालिद साहब से ये सिलसिला जो शुरू हुआ है खूबसूरत कलाम को खूबसूरत अंदाज में पेश करने का, जो पूरी दुनिया में फिर सराहा गया और चाहा गया, उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। और मेरे आज मेहमान भी हैं इमरान अजीज मियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। बहुत खूबसूरत हमदिया कलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा, इसलिए कि एक अरसे के बाद कव्वाली जो है वो कोई अच्छे कलाम के साथ, लेकिन जी जी। इतना कम क्यों हो गया ये काम? उसकी वजह यह है कि चैनल्स जितने भी प्राइवेट हो गए हैं सब, और जो कंपनीज हैं उन्होंने टाइम खरीद लिया है सारा चैनल्स का, तो वो जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी वो अपने प्रोग्राम चलाती हैं। हाँ जी। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कलाम लोगों को सुनाएं, अच्छे से अच्छा, नया से नया। सही। अब ये जो आपने हम सुनी है, ये हमने रमजान में ही इसको बनाया। ठीक। मीन्स के पहले दूसरे रोजे को इसका ट्रैक बनाया, और इसका एक आपको एक अजीब सी बात सुना रहा हूँ कि मैंने आज तक कभी भी अपना कोई काम खुद अरेंज नहीं किया, अरेंजर्स ही करते थे। ठीक है। ये जो ट्रैक सुना है ये मैंने खुद अरेंज किया है। इसका बड़ा ट्रेडिशनल आपने जी, ट्रेडिशनल रिवायती टच रखा है। हाँ, उसका जो है ना खास तौर पे वो बड़ा ट्रेडिशनल उसमें साथ बजा है। और मोहसिन मौजम ने इसका मिक्स मास्टर किया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो मैंने बनाया अपना अपने शहर में। सही। आपको पता है पिंडी इस्लामाबाद में बहुत कम प्रोफेशनल काम होता है, तो मैंने कहा यार नहीं, अपने शहर में ही करना है। सही। जो भी करना है। सही। आपको कैसी लगी है? मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मुझे तो वैसे भी एक हमदिया कलाम जो है, हमारे यहाँ हमदिया कलाम की तरफ जरा जोर कम हो गया। नातिया कलाम तो फिर भी हमें सुनने को मिलता है, आरफाना कलाम भी सुनने को मिल जाता है, लेकिन हमदिया कलाम जो है ना उस तरह का खूबसूरत हमदिया कलाम देखें, वैसे तो
काफी हुआ है, बहुत से लोगों ने पढ़ा है। अदनान समी साहब ने ए खुदा, और नुसरत अली खान साहब का था वही खुदा है, कोई तो है जो निजाम। तो मैंने कहा यार इस तरह का कोई कव्वाली स्टाइल का कोई हमदिया कलाम होना चाहिए। सही। तो ये जहाँ जहाँ भी चल रहा है, जिस चैनल पे भी चल रहा है, हमें बहुत अच्छा इसका बहुत अच्छा इंशाल्लाह, इसलिए कि अल्लाह ताला की हम्दो सना जब भी की जाती है तो वो उसमें सिर्फ एक इंसान ही नहीं, वो जो भी मखलूक उसको सुन रही होती है ना, वो फिर उस हम्दो सना में साथ शामिल होती है। और हम्दो सना जो है वो हमारा फर्ज है। सही। ये हमारे ऊपर फर्ज है कि हम अल्लाह की हम्द करें। बिल्कुल। नमाज क्या है, रोजा क्या है, ये जितनी भी इबादत है जो उसमें सब में अल्लाह की हम्द शामिल है। बिल्कुल। और हम जो नमाज पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, अल्लाह की हम्दो सना ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। कलाम पाक पढ़ते हैं या कुल हुवल्लाहु अहद, ये अल्लाह की हम्द है। बिल्कुल, हम मुकम्मल हम उसी वक्त कर रहे होते हैं और उठते बैठते भी कर सकते हैं। फिल्मों में कव्वाली देना और इस तरह का हमदिया कलाम, इन दोनों में क्या फर्क आपको लगता है? फिल्मों में कव्वाली जो है वो फिल्मी कव्वाली भी होती है। देखिए कव्वाल एक आर्टिस्ट भी होता है, उसको एक मौसीकी के साथ रिलेटेड होता है। सही। तो अगर वो फिल्मों में कव्वाली दे तो कोई ऐसी बुराई, उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जो लोग कव्वाली को बहुत और तरह से सुनते हैं और लेते हैं, वो इसको कोई बहुत अच्छा नहीं समझते। मैं समझा नहीं किस तरह हो सके। मतलब कुछ लोग कव्वाली के साथ बड़ी अकीदत, उनकी बड़ी मोहब्बत होती है ना, और कव्वाल के साथ भी उनकी खास लगाव और वाबस्तगी होती है। लगता है कि जो हमदो सना कर रहा है रब की, वो फिर किसी और का उस तरह का जिक्र है बना। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मतलब मुझे लगे कि अगर आप कव्वाली जो है ना, ये सूफिया ने राइज की है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हजरत अमीर खुसरो और हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बहुत बड़े बड़े श्राइन्स हैं और जिनके बहुत बड़े अकीदतमंद हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, और ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कव्वाली सुनने से अकीदत क्यों करते हैं लोग। उसकी वजह यह है कि जिस खित्ते में हम लोग रह रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर पाको में, यहाँ पर कव्वाली के जरिए 44 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा है। सही। आज से 600-700 साल पहले। तो ये सिलसिला तो खत्म नहीं हो सकता ना। मैं बात कर रही थी कि जैसे आप इतना अच्छा कलाम, वालिद साहब ने भी इतना अच्छा कलाम, फिर जैसे मैं शराबी तो लोग उसको वो करते हैं, थोड़ा सा उसके साथ ट्यून नहीं। देखें, ये हकीकत के साथ मिजाज भी तो है ना, वो दुनियादारी भी साथ साथ होती है। ठीक है। मैंने आपको बताया कि कव्वाल आर्टिस्ट भी है, जिस तरह कव्वाल और पिया भी गा रहा है और अल्लाह भी गा रहा है। सही। तो ये तो इसमें कुछ लोगों को एक आवाज चाहिए, एक अट्रैक्शन चाहिए। ठीक। देखें, जैसे आप माशाल्लाह एंकर पर्सन है, आप होस्ट कर रही हैं शो को, आपने ड्रामा में भी काम किया है, आपको अगर फिल्म से भी ऑफर आएगी तो आप एज ए आर्टिस्ट हैं। हमारा काम है दर्जी की सुई की तरह। सही। हमने मखमल पे भी चलना है, रेशम पे भी चलना है, खद्दर पे भी चलना है। ठीक है। लेकिन ये कि अपने मेयार को, और हाँ कोई ऐसा घटिया गाना ना गाए कव्वाल, या ऐसा घटिया सॉन्ग ना गाए जिसमें उसके मुल्क की बेइज्जती है या उसकी अपनी कोई लोग उससे नफरत करने लग जाए। ऐसा काम करे कि जिसमें लोग कहें कि यार नहीं अच्छा है, एक एज ए एंटरटेनर उसने अच्छा किया है काम। बिल्कुल सही। कुछ कलाम जो है वो सुनते चलते हैं साथ साथ बातों के अलावा। मैं आपको हमारे एक बहुत बड़े सूफी शायर गुजरे हैं, शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, उनका कलाम आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल जनाब। जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। मेरे साथ हैं आज इमरान अजीज मियां कव्वाल, और उनसे हमारी गपशप मुलाकात के साथ साथ खूबसूरत जो कलाम है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और कलाम की फरमाइश। बातें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बातों के साथ साथ हम आपसे ज्यादा से ज्यादा सुनना चाह रहे हैं। हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मैंने अभी पिछले दिनों भी पीटीवी पे रिकॉर्ड किया प्रोग्राम उनके, और पीटीवी वाले वहाँ गए थे, पूरा शो वहाँ पर हम रिकॉर्ड किया। अच्छा। और बहुत अच्छा वो पीटीवी ग्लोबल पे भी चला, पीटीवी न्यूज पे भी। तो मैं वही आपको कलाम सुनाता हूँ। बिल्कुल।
सिख मित्रां दी बथेरी अज सिख मित्रां दी बथेरी क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी वे क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी वे क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी वे क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी अज सिख मित्रां दी बथेरी 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 क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी वे क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी वे क्यों जिंदड़ी उदास घनेरी लू लू विच शाख चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़िया वे 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 लाया क्यों झड़िया वे अज नैना लाया क्यों झड़िया वे अज नैना लाया क्यों झड़िया वे अज नैना लाया क्यों झड़िया मुख चंद्र बदरी शानिए मुख चंद्र बदरी शानिए मथे चमके लाट नूरानी वे मथे चमके लाट नूरानी वे मथे चमके लाट नूरानी मुख चंद्र बदरी शानिए मुख चंद्र बदरी शानिए मुख चंद्र बदरी शानिए मुख चंद्र बदरी शानिए मथे चमके लाट नूरानी मथे चमके लाट नूरानी मथे चमके लाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी हन मद भरिया वे मखमूर अखी हन मद भरिया वे मखमूर अखी हन मद भरिया वे मखमूर अखी हन मद भरिया अखी हन मद भरिया सुभान अल्लाह अजमल का सुभान अल्लाह अजमल का मा आसन काम अकमल का अकमल का उस सूरत नू मैं जाना खा उस सूरत नू मैं जाना खा उस सूरत नू मैं
सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान तो शाना सब बढ़िया वे जिस शाना सब बढ़िया वे सब बढ़िया वे सुभान अल्लाह अजमल का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अजमल का मा आसना का मा अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जा लड़िया वे किथे मेहर अली किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जा लड़िया वे गुस्ताख किथे जा लड़िया बहुत खूब माशाल्लाह। अच्छा, अब हमें आपका ज्यादा कलाम जो है वो फिर फिल्म से ही सुनने को मिलेगा? इंडियन फिल्म्स में आप गाएंगे तो हम सुनेंगे। वो क्या है शेर, वो बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैं फिर किसी दिन आऊंगा, इंटरव्यू करूंगा आपके साथ। सही, फिर बताऊंगा, फिर सारी बातें बताऊंगा। अच्छा, नहीं कोई इसमें राज की बात है? इसमें राज की ये बात है कि हमारी सारी बातें हमारी हुकूमत कर सकती है सब कुछ। सही, ठीक है। हुकूमत एक ऐसे, जैसे देखे ना लोक विरसा, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, पीटीवी, रेडियो और फिर प्राइवेट इदारे भी बना सकती है हुकूमत अगर चाहे तो। अगर आप जो इदारे बने हुए हैं वही काम करना शुरू कर दें तो बड़ा तो बहुत है हमारे लिए। नहीं, जैसे एक जैसे लोक विरसा पहले रिकॉर्डिंग भी करते थे और एक शायद आपको याद हो एक रिकॉर्डिंग कंपनी थी, शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी। हम उसी में बैठे हुए ठीक है ना। हाँ। ये भी हुकूमती इदारा ही कहलाता था। ये भी मेरा ख्याल है इसका भी पीटीवी के साथ और लोक विरसा के साथ इसका ताल्लुक है। बिल्कुल। तो ये तो हुकूमत को चाहिए। हम लोग तो मजदूर लोग हैं, गरीब। आर्टिस्ट आपको पता है कितना आर्टिस्ट लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान का ये जो आर्ट और कल्चर, पाकिस्तान के आर्टिस्ट जो हैं ये इस तरह बिल्कुल बेनिशान ना हो जाएं। हम बिल्कुल एक ऐसी लोग ये समझते हैं कि आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो बहुत दिनों में ही अरबों खरबों-पति हो जाते हैं। ये बहुत ऐसे फजूल बातें हैं। आर्टिस्ट का सबसे ज्यादा जो मेहनत से जो काम करता है वो आर्टिस्ट ही करता है। आप तो जानती हैं कि आप 100 किस्म के प्रेशर हमारे ऊपर वो प्रेशर होते हैं, हर तरह के हमारे ऊपर वो। बस ये है कि हुकूमत को चाहिए और हम हर दफा यही रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत से कि भाई कुछ फन के लिए भी कुछ करें, कुछ आर्ट के लिए भी करें। बिल्कुल सही। सारी दुनिया कर रही है, सारी दुनिया में या अपने कल्चर की प्रमोशन या फुटबॉल देखा जाता है पूरी दुनिया में। हाँ। वैसे आप किसके साथ थी? वैसे फुटबॉल में मैं किसी के भी साथ नहीं थी। मैं जर्मनी के साथ था। जो जीतेगा ना मैं उसी के साथ थी। हाँ, इसलिए कि मैं इस चक्कर में मुझे अच्छा आपने देखा पिछली दफा भी रमजान मुबारक के दिन थे तो बर्मा के ऊपर मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम का सिलसिला शुरू हो गया। इस दफा भी रमजान मुबारक था और फुटबॉल था तो फलस्तीन के ऊपर अटैक जो है वो शुरू हो गया। तो ये तमाम चीजें जो है ना ये इवेंट्स बाज़ औक़ात उसमें कवरिंग शॉट्स ये भी चल रहे होते हैं। अब इजाजत लेने का वक्त हो गया अपने आप सब लोगों से। तो इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम खैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल फिर। उस वक्त तक चाहूंगी इजाजत। अल्लाह हाफिज। और जाते जाते इमरान अजीज मियां साहब आपकी तरफ से अलविदा। कोई कलाम जो आज के प्रोग्राम का इख्तिताम। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ फरा के प्रोग्राम में आकर और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमारी पूरी फैमिली ये देखती है
और हमारे घरों में यही देखा जाता है, हम ये फैमिली चैनल है ATV जो है। बहुत शुक्रिया। और आपका जो प्रोग्राम है हमें बहुत खुशी होती है यहाँ पर आके। अल्लाह ताला आपकी इज्जत में इजाफा करे और ATV का बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से। बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं आपको क्योंकि आज आरफाना ही चल रहा है, सूफियाना, मैंने शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और मैं अब मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह खड़ी शरीफ उनका कलाम पेश करूंगा। सदके जावाए ना ऊंचे हाथों में, जिना नीवे अनाल निभाई, सदके जावाए ना खस खस जिन्ना कदर नी मेरा, खस खस जिन्ना कदर नी मेरा, साहिब